गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं संजय सिंह आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस सब्जेक्ट में स्वागत करता हूं। मेरी डिटेल ये दी हुई है, ईमेल आईडी भी दी हुई है, ताकि जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो आप ईमेल आईडी पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज जो सब्जेक्ट है वो हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जो कि एक डायोड का एक बैकबोन है, एक बैकग्राउंड है। तो जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे वो है आपका, जो हम इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के बारे में, फिर हम आपको बताएंगे एनर्जी लेवल्स एंड एनर्जी बैंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी गैप। एनर्जी गैप के हिसाब से हम सॉलिड्स का या मटेरियल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। फिर हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताएंगे। फिर हम बताएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, तापमान का सेमीकंडक्टर पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कंसेप्ट ऑफ होल करंट इन द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में होल करंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसको हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहता हूं कि सेमीकंडक्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस बिकॉज इट्स कंडक्टिविटी कैन बी चेंज इन कंट्रोल्ड वे। यानी कि सेमीकंडक्टर को हम लोग प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी है, हम उसको डोपिंग, आगे हम पढ़ाएंगे आपको डोपिंग क्या होती है। डोपिंग कंसंट्रेशन को परिवर्तित करके हम ये इसकी कंडक्टिविटी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि डिजायर्ड लेवल ऑफ कंडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से इनका इलेक्ट्रिकल, जो हमारे एटम्स होते हैं उनका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर भी डिपेंड करता है उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। ऑल मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये हमें पता ही है कि चाहे वो कोई भी सॉलिड मटेरियल हो, क्रिस्टल हो, तो वो सभी एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, एटम्स। एंड और बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से अगर देखा जाए, जो हम लोगों ने आप केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, an atom consists of positively charged nucleus at center around which negatively charged electrons revolve in permitted fixed circular orbit। देखिए ये इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो एटम होता है बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से कि सर्कुलर होता है, सेंट्रल पार्ट पे हमारा जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके अराउंड सर्कल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिट भी हमारी फिक्स रहती है, ऐसा नहीं कोई भी ऑर्बिट, फिक्स रेडियस के ऑर्बिट्स ही परमिटेड होते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। जी वो मैंने अभी बताया आपको जो है वो यही है। देखिए सेंटर पे हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये फिक्स्ड ऑर्बिट, जैसे पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। सेंटर से यहां से अगर देखेंगे फिक्स रेडियस है R1, R2 या R3, ये फिक्स होते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और ये हमारा सेंट्रल पार्ट जिसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियस है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, फिर भी बस मैं आपको रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूं। द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच परमिटेड ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। यानी कि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, डिफाइंड होती है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमारा जैसे ये है, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसकी जो एनर्जी है इसकी भी फिक्स रहती है, और साथ में इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 है इसमें हम कहेंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिस्कस हो चुका है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट है मैक्सिमम ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी आपने रूल्स पढ़े होंगे, जो है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं उसमें अधिकतम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित कर देती है कि उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है क्या। फॉर एग्जाम्पल, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 4, अगर 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में, तो वो कंडक्टर होता है। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 4, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल का जो एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से अधिक है तो वो इंसुलेटर कैटेगरी में जाता है। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, उसको हम कहते हैं क्या, सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है।
एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड के बारे में बात करते हैं आगे, क्योंकि ये बैकबोन है आपका जो है कि क्योंकि बहुत से कंफ्यूजन होते हैं कि एनर्जी लेवल क्या है, अब हम उसको एनर्जी बैंड कह दे रहे हैं, तो उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर लेते हैं। तो खास बात यह है कि एनर्जी लेवल्स आर एसोसिएटेड विद एन आइसोलेटेड एटम वेयर एज एनर्जी बैंड्स आर एसोसिएटेड विद एटम्स इन अ सॉलिड। यानी कि जब हम किसी एक आइसोलेटेड एटम का हम डिस्कस करते हैं तो उसका हम कहते हैं क्या, वो एनर्जी लेवल। जैसा कि मैंने पहले बताया था, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और इन सभी का फिक्स्ड लेवल है रेडियस के हिसाब से। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल कहलाएगा, सेकेंड एनर्जी लेवल कहलाएगा, ये थर्ड एनर्जी लेवल कहलाएगा। लेकिन ये एक आइसोलेटेड एटम की बात हो रही थी, लेकिन अगर हमारा मटेरियल का फॉर्मेशन होता है या क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, जब मटेरियल बनता है तो एटम्स हमारे बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक एटम का दूसरे एटम पे इन्फ्लुएंस होता है, दूसरे का पहले पे, तीसरे पे, चौथे पे, हर एक एटम का दूसरे एटम पे क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। उस इन्फ्लुएंस की वजह से इन ऑर्बिट्स की एनर्जी जो होती है थोड़ा बहुत वेरी करती है। और फर्स्ट एनर्जी लेवल के हिसाब से जो है, जो रेंज ऑफ एनर्जीज होती हैं उसको हम कहते हैं क्या, फर्स्ट बैंड। ये मुझे लगता है आपको ये कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। हम यहाँ पर जो ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये हम एक आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो बैंड जब बनता है हम तब डिस्कस करते हैं जब हम किसी मटेरियल का या किसी सॉलिड की बात करते हैं। क्योंकि जब सॉलिड फॉर्मेशन होता है तो उसमें हमारे एक एटम दूसरे एटम के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जब बढ़ता है तो एक एटम का दूसरे एटम पे इन्फ्लुएंस बढ़ता है, जिसकी वजह से वह एक एनर्जी फिक्स लेवल ना होकर के एक रेंज हो जाती है। उस रेंज को हम कहते हैं क्या, बैंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके अलावा ये तो फर्स्ट बैंड हुआ, सेकंड बैंड ये तो ऑर्बिट के हिसाब से हुआ। इसके अलावा जो हमारे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी जो लेवल्स होते हैं, जो बैंड होते हैं, वो दो बैंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तीन बैंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। तो ये आपको पता है, द रेंज ऑफ एनर्जीज या बैंड possessed by वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस बैंड। यानी कि यहाँ पे जो दिखाया गया वैलेंस बैंड दिखाया गया है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी भी एनर्जी फिक्स होगी, वो एक रेंज होगी, क्योंकि इंटरएटॉमिक डिस्टेंस हम मटेरियल की बात अब हम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रेंज ऑफ एनर्जी रखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। सम ऑफ द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड बिकम्स फ्री। ये आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं और वो डिटैच भी हो सकते हैं। और डिटैच होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करेंट कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी गेन करके या किसी अन्य कारण से या एक्सटर्नल एनर्जी अगर दिया गया हो तो वो क्या करते हैं, वो मटेरियल में फ्री हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब इन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। द रेंज ऑफ एनर्जीज या बैंड possessed by conduction electrons is known as conduction band। यानी कि कंडक्शन बैंड कौन सी रेंज की एनर्जी को बता रहा है, उन रेंज ऑफ एनर्जी को बता रहा है जो कि वैलेंस बैंड से डिटैच होकर के, यानी इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होकर के फ्री हो गए हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल है, वो रेंज ऑफ एनर्जी, उसको हम कहते हैं क्या, कंडक्शन बैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंडक्शन बैंड। तो आई रिपीट वंस मोर, वैलेंस बैंड क्या है, रेंज ऑफ एनर्जी है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। और अगर लूजली जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिटैच होकर के न्यूक्लियस से फ्री हो जाते हैं, उनकी जो रेंज ऑफ एनर्जी उसको हम कहते हैं क्या, कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए। और the separation between conduction band and valence band on the energy level diagram is known as forbidden energy gap। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो गैप है, एनर्जी गैप है, इसको हम कहते हैं क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप। यानी कि मैं अभी से बता दूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तो उसको ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, इसको वो उसको तोड़ना पड़ेगा। इतनी मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सके। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तभी कंडक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप।
अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी गैप। एनर्जी गैप के हिसाब से हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। अभी हमने क्लासिफाई किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मटेरियल का या सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके हिसाब से, हम फॉरबिडन बैंड या फिर एनर्जी गैप जिसको हम कहते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप है, इस गैप कम है या ज्यादा है, उसके हिसाब से हम मटेरियल को या सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलेटर, अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है। और यही कारण है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा पाना आसान नहीं होता है, इसीलिए इसके थ्रू कंडक्शन संभव नहीं हो पाता है। तो ये इंसुलेटर है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास, माइका या डायमंड, इन सब का जो एनर्जी गैप है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ये रेंज में रहता है। दूसरा एग्जांपल आपके सामने देखिए कंडक्टर का। कंडक्टर आपको पता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, जरा सा पोटेंशियल डिफरेंस आप देंगे और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर ये देखा गया है कि देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये जो है आपका वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड की रेंज यहां से लेकर के ये देखिए यहां तक है, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग है। और यही वजह है कि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, आप थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। कंडक्टर का जो एग्जांपल है जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, इनके क्या है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है ये ओवरलैपिंग होते हैं, यानी यहाँ फॉरबिडन एनर्जी गैप एक तरीके से है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे और कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। थर्ड तरह का जो आता है हमारा, जो जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहती है, वो है हमारा सेमीकंडक्टर, जिसकी एनर्जी गैप क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज की होती है। यहां पर क्या है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। फॉरबिडन गैप जो है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। सेमीकंडक्टर के जो उदाहरण है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो रेंज है वो है, जैसे सिलिकॉन के लिए अगर हम सिलिकॉन मटेरियल लेते हैं तो सिलिकॉन के लिए 300 केल्विन पे ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये वैल्यू डिफरेंट बुक्स में थोड़ी बहुत डिफरेंस मिल सकती है क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो 300 केल्विन पे जो सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है वो है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये जो गैप है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर ये जर्मेनियम मटेरियल का अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं तो ये है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये जो एनर्जी गैप है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो कंक्लूड कर दें हम कि अगर हमारा इंसुलेटर है तो एनर्जी गैप 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अगर हमारा कंडक्टर है तो हमारे ये ओवरलैपिंग है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, कोई एनर्जी गैप नहीं है। और अगर हमारा ये सेमीकंडक्टर है तो ये हमारा जो फॉरबिडन गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है। सिलिकॉन के लिए 300 केल्विन पे 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर के डेफिनेशन में। अ सेमीकंडक्टर is a substance which has resistivity 10⁻⁴ to 0.5 ओम मीटर, यानी कि सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁴ से लेकर के 0.5 ओम मीटर की रेंज की होती है, यानी कि दिस इज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, यानी सेम ये जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जो कंडक्टिविटी होती है लगभग उसके बीच में होती है सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर के उदाहरण हैं। सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। यहीं से आपको एक आइडिया लग जाता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने का मतलब ये हुआ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन सेमीकंडक्टर से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर एटम टू एटम सिमिलर टू द डायमंड स्ट्रक्चर, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है कैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर, किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जब मटेरियल बनता है, जैसे कि डायमंड स्ट्रक्चर बनता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बनता है सेमीकंडक्टर का वैसा ही बनता है जैसा कि डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है। अब हम आते हैं बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बॉन्ड किस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये आपको पता है। जैसे सिलिकॉन को अगर लिया जाए तो सिलिकॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक सिलिकॉन एटम ये लिया हमने, एक सिलिकॉन एटम हमने ये लिया, ये है और ये है। ऐसे सराउंडिंग में और बहुत सारे बढ़ते जाएंगे क्योंकि आपको पता है वेरी हाई नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द मटेरियल। तो एक सैंपल हमने लिया है, तो ये क्या है,
4 इसके थे, 4 इसके थे, 4 इसके थे, 4 इसके थे, 4 इसके थे। ये आपको पता है सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इन चारों की वजह से, इन शेयरिंग से, इसने एक शेयर इस एटम से शेयर किया, ये सेंट्रल जो सिलिकॉन एटम है इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे शेयर किया, एक इससे शेयर किया, एक इससे शेयर किया, तो इस सिलिकॉन एटम का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इधर वाले जो सिलिकॉन एटम है अपने अन्य सिलिकॉन एटम से ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। सो द कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सिलिकॉन एटम के बीच में या फिर जर्मेनियम एटम के बीच में। So the octet is complete and there is no free electrons to conduct current at low temperature and it behaves as an insulator. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सभी एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे, जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है कंडक्शन के लिए, और ये तब होगा जब हम टेम्परेचर हमारा बहुत ही लो है, यानी कि एक जिसको हम कहते हैं क्या 0 केल्विन की अगर हम बात करते हैं, उस टाइम पे एक सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है और वेरी लो टेम्परेचर का अर्थ ये हुआ कि वहां पर थर्मल एनर्जी नहीं है। थर्मल एनर्जी होने की वजह से क्या होता है, कुछ बॉन्ड फ्री होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल है। लेकिन यहां पर अगर हम वेरी लो टेम्परेचर 0 केल्विन की अगर हम बात करते हैं, इस रेंज ऑफ टेम्परेचर ये वेरी लो टेम्परेचर रेंज में क्या होता है, थर्मल एनर्जी नहीं होती है। जब थर्मल एनर्जी नहीं होती है और इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट का कंडक्शन संभव नहीं है, और जब करंट कंडक्शन संभव नहीं है सो हम इसको हम कहते हैं क्या, इंसुलेटर। सो माइंड इट, ये ध्यान रखिएगा कि अ सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन बिहेव्स एज ए इंसुलेटर। जो वाइडली यूज सेमीकंडक्टर हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर जो होता है 14 है। ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिलिकॉन का है, ये बॉन्ड दिखाया गया, कोवेलेंट बॉन्ड दर्शाया गया है कि ये शेयरिंग से नियरेस्ट आपके सिलिकॉन एटम से अन्य सिलिकॉन एटम से शेयरिंग करते हैं। एंड द सेम इज विद द जर्मेनियम। जर्मेनियम है, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 4 हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं जैसे कि सिलिकॉन फॉर्म करता है। अब हम आते हैं कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव है। अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से हमारे सिलिकॉन या जर्मेनियम जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, the covalent bond are very strong and there is no free electron, so it behaves as a perfect insulator। ये तो हमने बता दिया एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होगा कि हमारे टेम्परेचर कम रहेंगे, थर्मल एनर्जी नहीं रहेगी। जब थर्मल एनर्जी नहीं रहेगी, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा और एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। इसको दर्शाया गया 2 तरीके से कि ये प्योर जर्मेनियम है, ये एब्सोल्यूट जीरो पर रखा गया, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भले ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा हो। और ये कंडक्शन बैंड के हिसाब से, एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड खाली है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का पहुंचना जरूरी है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कंडक्शन बैंड बनता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाए, मतलब बॉन्ड ब्रेक होकर के फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन को हमने कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन कहा था। तो ये जरूरी है, यहां पर दिखाया गया ये क्या फील्ड है, लेकिन ये पूरा खाली है, तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं है एब्सोल्यूट जीरो पे। When temperature is raised, few covalent bond break due to thermal energy and electron becomes free। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होता है, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे यानी कंडक्शन पॉसिबल है। अब these electrons constitute little electric current if potential difference is applied। और ये जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं, चाहे जर्मेनियम हो चाहे वो सिलिकॉन हो, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर क्या हो, थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उनका मूवमेंट होता है, उनके मूवमेंट की वजह से थोड़ी बहुत करंट हमारी फ्लो होती है। ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दर्शाया गया, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दर्शाया गया है। करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करती है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही होगी। सो दिस इज द केस। और एनर्जी बैंड डायग्राम अगर देखेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम को भी आप विजुलाइज कर लीजिए। यहाँ पर वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में गए, यानी कि
कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक किया और कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए और यहां पर गए। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपको क्लियर होगा ये। अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ होल। आपको पिछले स्लाइड में चलते हैं, आप देखिए यहां पर, यहां देखिए होल का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं होल्स क्या होते हैं। जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में गया, तो यहां पर क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट हुई और उसी वैकेंसी को हम कहते हैं क्या, होल्स। मींस अ वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इज टर्म्ड एज होल्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके यहां गया तो यहां पर एक वैकेंसी हो गई, खाली जगह हो गया, उसी खाली जगह हम कहते हैं क्या, होल्स। When electron jumps from valence band to conduction band, it leaves a vacancy in valence band. This vacancy of electron is termed as hole. और इसी वैकेंसी को हम कहते हैं क्या, होल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं होल करंट, यानी होल की वजह से भी करंट कैसे फ्लो होता है, इस कंसेप्ट को समझना है। तो यहां पर जो मैं बताना चाह रहा, जब यहां पे गए, यहां पर जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप किया, ये वैकेंसी क्रिएट हुई, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंच गया यहां पर और यहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई, यानी कि इसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड, जिसको शॉर्ट में EHP बोलते हैं। यानी अगर ऐसा हुआ कि वैकेंसी क्रिएट हुई, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में गया तो होल्स क्रिएट हुआ और वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करके पहुंच गया, इसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड। अब हमें देखना है कि ये हमारा होल करंट का मूवमेंट हो कैसे रहा है। देखिए जर्मेनियम यहां पे हमने सेमीकंडक्टर एग्जांपल के तौर पे लिया, कोवलेंट बॉन्ड यहां दर्शाया गया है, हमने साइड से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होगा कि किसी एक डायरेक्शन में इस पोलैरिटी के हिसाब से, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से इलेक्ट्रॉन या होल्स कैसे मूव करता है वो देखिए, ताकि अभी हम इसी कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे कि हम होल्स को एज ए पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ऐसे होल्स पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए मान लीजिए किसी पॉइंट L से हम शुरू करते हैं, किसी पॉइंट L पे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक किया और इलेक्ट्रॉन कहीं जंप करके बाहर चला गया, फ्री हो गया, स्ट्रक्चर में फ्री हो गया, यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई जिसको हमने कहा क्या, होल्स। अब हुआ क्या, एसर पोलैरिटी होगा क्या, बगल में क्या होगा, कोई M पे कोई एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, क्योंकि ये वैकेंसी है तो इसको क्या कहते हैं, वैकेंसी का मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई इसको भरेगा, तो इलेक्ट्रॉन भरेगा, इलेक्ट्रॉन ही भरेगा। तो यहाँ M पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन था जो इसको यहाँ पे इसको ट्रैप कर गया, यानी खा लिया, इसको यहाँ पर पहुंच गया, तो इसकी वैकेंसी पूरी हो गई, ये भर गया, लेकिन होल कहाँ क्रिएट हो गया, यहाँ। एक तरीके से होल कहां से, L से M की तरफ मूव कर गया। ऐसे ही M to N हुआ, यानी जब यहां पर होल क्रिएट था, यहाँ N पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रॉन रहा होगा, वो यहाँ वैकेंसी फिल कर लिया तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गया। ऐसे P पॉइंट का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, वैकेंसी फिल कर गया तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, यानी एक तरीके से होल जो है वो कहां से मूव किया, L to M, M to N, N to P। अब देखने वाली बात यह है कि हम इधर ही लेफ्ट टू राइट ही क्यों ले जा रहे हैं, वो निर्धारित करता है आपकी जो पोलैरिटी है, क्योंकि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं तो होल निगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इधर की तरफ मूव करे, यानी जब भी फ्री होगा, एक तरीके से ऐसे समझिए, इलेक्ट्रॉन जब भी फ्री होगा ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इस तरीके से खाने की, मतलब वैकेंसी फिल करने की, M to L, यानी राइट टू लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। और होल्स कहां से मूव करेगा, राइट से लेफ्ट टू राइट। आई रिपीट, होल्स मूव करने की कोशिश करेगा L, M, N, P, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करेगा P, N, M, L। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ होल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हम कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है, तो इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द होल करंट, यानी कि होल मूवमेंट हो रहा है, एक तरीके से होल की वजह से भी करंट जनरेट हो रहा है। तो हम सेमीकंडक्टर में आगे भी देखेंगे, हम जो करंट लेते हैं, कंडक्शन लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों से लेते हैं, एक से नहीं लेते हैं। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन में ये ट्री ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर को हमने बांटा है दो पार्ट में, मेनली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जर्मेनियम का और सिलिकॉन का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्योरेस्ट फॉर्म, शुद्धतम जो फॉर्म होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम आगे डिस्कस करेंगे, आज नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से कोई इंप्यूरिटी एटम ऐड करते हैं, जिसको हम डोपिंग कहते हैं,
तो उस डोपिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर हम डोपिंग प्रक्रिया करते हैं, इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, तो वो होता है एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर बनता है, और हमारा जो उद्देश्य होता है कंडक्टिविटी इंप्रूव कराने की, वो उद्देश्य है, तो उसको हम एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर कहते हैं। दो तरीके का ये होता है, ये एन टाइप होता है और पी टाइप होता है। एन टाइप बनेगा जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, पी टाइप बनेगा जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी एटम इज इक्वल टू एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर। ये है मोटी मोटा जो है रूल है ये। जब पेंटावेलेंट ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे तो एन टाइप बनेगा, जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे तो वो पी टाइप बनेगा। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ये हुआ, अ सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जो सेमीकंडक्टर प्योरेस्ट फॉर्म में होगा उसी को हम कहेंगे क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। हमने पहले बताया था करंट कंडक्शन जो है वो कैसे होता है गवर्न, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है एज वेल एज होल्स की वजह से भी होता है। इसको डायग्राम के तरीके से दिखाया गया है। ये देखिए, ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों हैं। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होते हैं, यानी कि जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके गया थर्मल एनर्जी की वजह से या किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से अगर जंप करके गया इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, तो वो क्या होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ उसने वैकेंसी क्रिएट की यानी होल क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हुए, और पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करेंगे, इस पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी के हिसाब से अगर ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव पोलैरिटी है, तो पॉजिटिव की तरफ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर हो रहा है और होल्स का मूवमेंट इधर हो रहा है। सो द कंक्लूजन इज व्हाट, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स दोनों की यूज होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू दोस्तों, और कमिंग लेक्चर्स में हम एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, और हमारे लेक्चर्स को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू।